एक गांव में राकेश के किराने की दुकान थी। पूरे गांव में सिर्फ उसी की दुकान थी और वो पूरी ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता था। राकेश की पत्नी मीना भी कभी कभार उसकी दुकान पर बैठ जाया करती। एक दिन मीना दुकान पर बैठी, तभी वहां चंदू आया और बोला, अरे भैया कहाँ चले गए? वो बाजार गए हैं सामान लेने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? 1 किलो चीनी दे दो भाभी। अभी देती हूँ। ये कहकर मीना ने उसे चीनी दी और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां पर राकेश आया और बोला, मेरे जाने के बाद बिक्री हुई थी या नहीं? अजी आपके जाने के बाद भी काफी बिक्री हुई। आपको तो पता ही है, पूरे गांव में हमारी ही दुकान है। बस भगवान की कृपा से इसी तरह हमारी दुकान चलती ही रहे। अजी चलेगी क्यों नहीं? जब हम लोग ईमानदारी से कोई काम करेंगे तो वो काम जरूर पूरा होगा। ये सुनकर राकेश भी काफी खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ शहर से सुबोध नौकरी से लौट कर आया। वो शहर में नौकरी करता था। गांव आने के बाद उसकी माँ सीमा ने उससे कहा, अरे बेटा जरा राशन तो ले आना, राशन खत्म हो गया है। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ माँ। ये कहकर वो राकेश की दुकान पर आया और बोला, अरे भैया राशन दे दो। अरे सुबोध, तुम कब लौट कर आए शहर से? अरे भैया कल ही लौट कर आया हूँ मैं। सुबोध वहाँ खड़ा रहा। तब तक वहाँ 2-3 ग्राहक और आ गए। सुबोध ने देखा कि राकेश की काफी अच्छी बिक्री हो रही है और उसने अपने मन में कहा, अरे ये तो मुझसे अच्छा कमा लेता है। मैं तो शहर जाकर इतना नहीं कमा पा रहा जितना ये गांव में रहकर कमा रहा है। इसके बाद राकेश ने सुबोध को राशन दिया और वहाँ से चला आया। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, तू शहर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब मैं भी किराने की दुकान खोलूंगा। वैसे भी गांव में किराने की दुकान एक ही है। अरे बेटा, राकेश की है तो तुझे खोलने की क्या जरूरत है? तू तो शहर में अच्छा कमा रहा है। पर सुबोध ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। अगले दिन बाजार जाकर वो किराने का सारा सामान ले आया और उसने दुकान खोल ली। जब गांव वालों ने सुबोध को किराने की दुकान पर देखा तो वे बोले, अरे भैया तुमने कब दुकान खोली? आज ही खोली है भैया। आओ मेरी दुकान से सामान ले जाओ। हाँ भैया क्यों नहीं। इसके बाद सुबोध की दुकान भी चलने लगी। जब ये बात राकेश को पता लगी तो वो थोड़ा परेशान हुआ। अरे ये सुबोध ने दुकान क्यों खोल ली? अजी तो क्या हो गया, खोल लेने दीजिए। वैसे भी हम अपना कमा रहे हैं और वो अपना कमाएगा। ये तो तुम्हारी बात ठीक है। इसके बाद वो लोग अपनी दुकान आराम से चलाने लगे। पर समय के साथ सुबोध की इतनी बिक्री नहीं हो रही थी, जिस वजह से सुबोध काफी परेशान था। अरे ये मेरी बिक्री क्यों नहीं हो रही है? मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। ये कहकर उसने अपने सामानों के दाम कम कर दिए। ये देखकर गांव वाले उसकी दुकान पर आए, जिस पर चंदू ने कहा, अरे भैया तुम इतने कम दाम में कैसे सामान दे रहे हो? अरे वो तो मैं बस थोड़े ही दिनों के लिए ये स्कीम चला रहा हूँ जिससे मेरी दुकान अच्छी चलने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब राकेश को ये बात पता लगी तो उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है भैया कि तुम हमें खराब सामान दे रहे हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। करने दो जो वो कर रहा है। मैंने जैसे दुकान चलाई है मैं वैसे ही चलाता जाऊंगा। समय के साथ अब गांव वाले राकेश की दुकान पर वापस आने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि सुबोध खराब सामान दे रहा है। अरे भैया सुबोध तो अपनी दुकान पर काफी सस्ते में सामान दे रहा है, जबकि आपकी दुकान पर दाम सही है। हमें तो लग रहा है वो बेकार सामान दे रहा है। अरे भैया ये तो मुझे नहीं पता, पर बाजार में सारे सामानों का दाम यही है। हाँ भैया ये तो आपने सही कहा। जब सुबोध को दिखाई दिया कि उसकी बिक्री अब कम हो गई है, तो उसने कुछ सामानों पर कुछ चीजें फ्री कर दी और देखते ही देखते उसकी सारी दुकान खाली हो गई, जिस वजह से वो काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसने अपनी मूर्खता के चलते काफी ज्यादा नुकसान कर लिया। जिस पर उसने अपने आप से कहा, जितना भी शहर से कमा कर लाया था सारा गांव में लाकर कमा दिया, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ
उल्टा घाटा ही हो गया। अब तो सुबोध काफी ज्यादा दुखी था, जिस पर उसकी माँ ने कहा, मैंने तो तुझे मना किया था, पर तू लालच में आ गया और अब तूने अपनी मूर्खता की वजह से सारे पैसे गंवा दिए। इसीलिए कहते हैं हमें कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सुबोध को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पता लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वहीं अब राकेश आराम से अपनी दुकान चलाता था और सुबोध वापस शहर चला गया। घर में शादी का माहौल था। तभी कामिनी दुल्हन बनी घर के अंदर आई, जिस पर उसकी सास ने कहा, अरे आओ आओ बहू रानी, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। हाँ हाँ, आइए आइए देवरानी जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। इसके बाद कामिनी घर के अंदर आई और फिर अपने कमरे में चली गई। चलो, एक और ताने सुनने वाली आ गई। वैसे भी माँ जी मुझे अकेले ही सुनाया करती थी, अब हम दोनों मिलकर सुना करेंगे। ये कहकर उसने मुस्कुरा दिया। अगली सुबह कामिनी को उठने में देर हो गई, जिस पर कुसुम ने चिल्लाते हुए कहा, अरे अभी तक बहू रानी उठी नहीं है क्या? अभी नहीं माँ जी, अभी उसे पता ही नहीं है हमारे घर के नियम। तभी वहाँ पर कामिनी आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, तुम इतनी लेट उठी हो, जबकि हमारे घर में सब जल्दी उठ जाते हैं। मुझे पता नहीं था, कल से मैं जल्दी उठ जाया करूँगी। हाँ हाँ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। ये कहकर कामिनी रसोई में गई। तभी वहाँ पर गीता आई और उसने कहा, यहाँ तुम्हें हर चीज माँ जी से पूछ कर करनी पड़ेगी। पर क्यों? अगर मैं अपने मन से कर दूँ तो? अगर अपने मन से करोगी तो तुम्हें माँ जी बहुत सुनाएंगी। अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर गीता थोड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। कुसुम के रोकने टोकने की आदत कामिनी को काफी परेशान कर रही थी और उसने एक दिन गीता से कहा, ये माँ जी इतना रोक टोक क्यों करती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं, वो हमारी सास हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैं कर सकती हूँ। आज के बाद वो मुझसे कुछ नहीं कह पाएंगी और ना ही आपसे। ऐसा क्या करोगी तुम? बस आप मुझे किसी ऐसे रिश्तेदार के बारे में बताइए जिससे माँ जी की बहुत बनती हो। क्या ऐसे रिश्तेदारी? ऐसी रिश्तेदारी तो सिर्फ माँ जी की बहन है, जिन्हें वो बहुत मानती हैं। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। इसके बाद वो कुसुम की बहन मालती को बुला लेती है। मालती वहाँ आई और उसने कहा, अरे कुसुम बहन क्या कर रही हो? अरे तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गई? अरे घूमने का मन हुआ तो आ गई। वैसे भी मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, मुझे उनसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। सारा काम अपने आप ही हो जाता है, इसीलिए मुझे घर की चिंता ही नहीं है और मैं यहाँ घूमने आ गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे बहू जल्दी बाहर निकल कर आओ, देखो तुम्हारी मौसी सास आई है। ये सुनकर गीता और कामिनी दोनों बाहर निकल कर आई तो अचानक से मालती मौसी को देखकर थोड़ा हैरान हुई, लेकिन कामिनी मुस्कुरा रही थी, जिस पर गीता समझ गई थी कि कामिनी ने ही कुछ किया है। वहीं कामिनी ने कहा, अरे मौसी जी आप यहाँ पर? हाँ हाँ बहू, तेरी शादी में नहीं आ पाई, इसीलिए घूमने चली आई। वैसे कुछ भी कहो, छोटी बहू है तो बड़ी सुंदर। हाँ हाँ, बस थोड़ी दीदी से कम। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ही बड़ी सुंदर हो। ये सुनकर गीता मन ही मन काफी खुश हो रही थी। इसके बाद उन्होंने चाय नाश्ता कराया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक बार मालती ने देखा कि कुसुम अपनी दोनों बहुओं को डांट रही थी, जिसे देखकर मालती ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे इन दोनों से मैंने कहा था कि रात को राजमा चावल बनेगा, पर इन्होंने छोले चावल बना दिए। अरे तो क्या हुआ, कल बन जाएंगे राजमा चावल, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? अरे अगर इन पर चिल्लाओ ना तो इन्हें समझ में नहीं आता। ये सुनकर मालती ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कुसुम से कहा, इसीलिए तो ये तुम्हारी बात मानती नहीं। मेरी बहुएं हैं, मैं उन्हें कभी नहीं रोकती टोकती। वो मेरी एक ही आवाज पर काम कर देती हैं।
उन्हें पता है मैंने उन पर कभी चिल्लाया नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनकी परवाह करती हूँ और प्यार भी। भले ही मैं उनकी सास हूँ, लेकिन मैं उनके साथ सास जैसा नहीं बल्कि दोस्तों जैसा व्यवहार करती हूँ। ये सुनकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं भी तुम दोनों पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी और ना ही तुम्हें रोकूंगी। ये सुनकर गीता और कामिनी काफी खुश हुई और वहां से चली आई। इस पर गीता ने कहा, ये सब तुमने ही किया ना? तुमने जानबूझकर राजमा नहीं बनाए। हाँ हाँ, जिस पर माची को गुस्सा आए और वो मौसी के सामने गुस्सा निकाल लें, जिससे मौसी उनको समझाए, क्योंकि मुझे पता लगा कि मौसी अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती हैं। कामिनी की बातें सुनकर गीता बहुत खुश हुई और बोली, मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ही चतुर हो, तुमसे तो बचकर ही रहना पड़ेगा। अरे दीदी, बचकर क्यों? हम लोग साथ में मिलकर सभी को चक्कर में घुमाएंगे। ये सुनकर